हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो अपडेट है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला है, स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, ग्लोबल फैमिली डे। तो ग्लोबल फैमिली डे जो है 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत को शांति, एकता और परिवारों के प्रति सराहना के साथ जोड़ता है, जो हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता लाता है। तो याद रखना है, ग्लोबल फैमिली डे जो है 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म पे जो है डेली बेसिस पे सुबह में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं अपडेट करवाए जाते हैं। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देख सकते हैं, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जो कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। तो दिसंबर 2024 में जो है एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, जो कि चित्र में आपको दिख रहे होंगे मुस्कुराते हुए। यही जो है न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम है और इनको दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो है पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ये हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, जिनको जो है 2024 में दिसंबर 2024 में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एनएचआरसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डीबीएस से रिलेटेड है, यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। यहाँ से याद रखेंगे, डीबीएस का जो फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है और इसकी स्थापना 1968 में सिंगापुर के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, रजत वर्मा जो है डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को 1 मार्च 2025 से प्रभावी डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। तो रजत वर्मा जी को जो है 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है, एसोचम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं कौन? मनीष सिंघल। याद रखेंगे, मनीष सिंघल जी को एसोचम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे एसोचम के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यवसायिक मंडलों में से एक है और इसकी स्थापना 1920 में की गई है। तो याद रखेंगे, एसोचम जो है इसकी स्थापना 1920 में की गई है और मनीष सिंघल जी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जी को यूआईडीए के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, यही जो है भुवनेश्वर कुमार जी हैं, जिन्हें यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब ये हैं कौन? आईएएस अधिकारी भुवनेश्वर कुमार, जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं। भुवनेश्वर कुमार जो हैं ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी थे। इन्होंने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल जो है 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। 33वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी जीतने में पश्चिम बंगाल कामयाब हुई है और पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में फाइनल में केरल को 1-0 से हराया। तो पश्चिम बंगाल जो है केरल को गाचीबोली स्टेडियम में फाइनल में 1-0 से हराकर जो है 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीतने का
मुकाम हासिल की है। आगे बात करते हैं, नेपाल बाल विवाह का मुकाबला करने के लिए चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान शुरू किया गया है। नेपाल में जो है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल की अभियान की शुरुआत की गई ताकि जो है बाल विवाह को रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो भारत में भी योजनाएं चलाई जाती है बाल विवाह को रोकने के लिए। उसी के तर्ज से, उसी के आधार से इन्फ्लुएंस होकर नेपाल भी जो है एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, और इस अभियान के तहत बाल विवाह को रोकना है। तो नेपाल ने बाल विवाह का मुकाबला करने के लिए चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान शुरू किया है, जिसे नेपाल और भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने समर्थन दिया है। तो याद सिंपल रखना है कि नेपाल के द्वारा चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल के अभियान की शुरुआत की गई है और इसका मेन पर्पस जो है, मेन उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। अगला है सूर्य किरण। तो भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। सूर्य किरण जो है भारत नेपाल का जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम रखा गया सूर्य किरण। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत 29 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के साल झांडी में हुई है। याद रखेंगे, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जिसका नाम सूर्य किरण है और इसका 18वें संस्करण की शुरुआत 29 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और ये नेपाल के साल झांडी में हो रही है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ाना है। ये जो सैन्य अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम सूर्य किरण है, इसका जो उद्देश्य है जंगल युद्ध, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद जो होते हैं उसको रोकना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता और जो आपदा प्रबंधन होते हैं उस स्थिति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है और इसका 18वें संस्करण की जो शुरुआत है 29 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के साल झांडी में शुरू की गई है। यह अभ्यास 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के साल झांडी में आयोजित हो रहा है। आगे बात करते हैं इसरो से संबंधित है। इसरो जनवरी 2025 में NBS-02 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, इसरो जो है जनवरी 2025 में NBS-02 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है। तो इसरो जनवरी 2025 में NBS-02 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है जो भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV का 100वां मिशन होगा। तो सिंपल याद रखना आप लोगों को, इसरो जनवरी 2025 में एक उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है जिसका नाम है NBS-02। नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए नाम को आप याद रखेंगे। NBS-02 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है इसरो के द्वारा जनवरी 2025 में। अगला है, रूस जो है नया पर्यटक कर लगाया है। रूस के द्वारा नया टैक्स जो है टूरिज्म टैक्स जिसको कहा जाता है उसको लगाया गया है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए नया पर्यटन कर जिसे टूरिस्ट टैक्स कहा जाता है उसको पेश किया है और ये जो है 1 जनवरी 2025 से बिल्कुल प्रभावी है, लागू हो चुका है। यह पहल रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। रूस जो है नया पर्यटन टैक्स लगाया है ताकि जो है जो क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना है उसको मजबूत किया जा सके, बढ़ावा मिल सके। इसलिए इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा और ये 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। तो नया पर्यटक कर जो लगाया जा रहा है, इस योजना के तहत शुरुआती चरण में पहला फेज में यात्रियों से उनके आवास की जो लागत होगी उसका 1% शुल्क लिया जाएगा और ये शुल्क जो है 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा।
यह कर होटलों और अन्य आवासों पर लागू होता है, जिसकी लागत अंततः पर्यटकों को वहन करनी पड़ेगी। और ये जो टैक्स होटलों पे, अन्य आवास पे, रेसिडेंशियल पे जो लगने वाला जो टैक्स होगा, इस टैक्स का जो वहन करेंगे पर्यटक लोग करेंगे, जो वहाँ पे घूमने जाएंगे। घूमने के दरमियान में जो होटल पे रुकेंगे और किसी के जो रेसिडेंशियल पे रुकेंगे, तो जो टैक्स वसूला जाएगा रूस गवर्नमेंट के द्वारा, उस टैक्स का जो वहन होगा वो पर्यटकों के द्वारा किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों और विश्वविद्यालय और संस्थानों को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है और ये पुरस्कार का जो वितरण होगा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। आगे बात करते हैं दुनिया में भारतीय कॉफी के प्रति बढ़ी लोकप्रियता। भारतीय कॉफी के प्रति जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। भारत के कॉफी निर्यात ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024 अप्रैल से नवंबर के दौरान लगभग 1.14 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 29% की वृद्धि को दर्शाता है। तो इस तरीके से जो है इंडियन कॉफी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और वित्तीय वर्ष 2024 अप्रैल से नवंबर के दौरान लगभग 1.14 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड का स्तर तक पहुंच चुका है। अगला है स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन हो चुका है। स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा जो है बिल्कुल हिजाब को बैन कर दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, आर्थिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। तो स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन हो चुका है और ये जो है 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। अगला है भारत 2005 से 2020 के दौरान जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कटौती की है। भारत जो है 2005 से 2020 के दौरान जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कटौती की है। भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अलग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2005 से 2020 के बीच जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल हुई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान पियरे सिल्वेन फिलिओजेट का 28 दिसंबर 2024 को निधन, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये संस्कृत के विद्वान है जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और इनका नाम पियरे सिल्वेन फिलिओजेट है। इनका निधन 28 दिसंबर 2024 को हो चुका है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इनको जो है संस्कृत अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं और पियरे सिल्वेन फिलिओजेट जो है इनको पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सहित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये काफी महान हस्ती है, शख्सियत है, पर्सनालिटी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।